आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बढ़िया होगी और उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आज का ये हमारा एक और प्रैक्टिस सेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अभी DSSB PRT के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपका आप पार्ट 2 कह सकते हैं। और पार्ट 2 में हम जिस डेट का प्रैक्टिस सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो आपका 6 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी पूरे 100 क्वेश्चन जो आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के हैं वो हम कवर अप कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इजीली आपको DSSB PYQ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये सारे प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन जाएंगे। तो आज शिफ्ट 2 का जो पेपर है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको अटैम्प्ट करने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर। अगर आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड PDF चाहिए तो आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ नीचे लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज QR के माध्यम से इसे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला कहता है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट होता है। इसका क्या अर्थ है? मेनली आप प्रौद्योगिकी को तकनीक या टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है, जो ज्ञान का विस्फोट होता है मतलब बहुत भारी मात्रा में ज्ञान आपको मिलता है। आप इसे क्या कहेंगे? अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, वर्धित ज्ञान या विस्फोट सूचना। तो देखिए मेनली आपने पूछा है टेक्नोलॉजी के ज्ञान का विस्फोट होता है तो विस्फोट सूचना एकदम से करेक्ट, सेम टू सेम विस्फोट वर्ड ही नहीं लेंगे। वर्धित ज्ञान, ज्ञान का बढ़ाव होता है, विस्तार होता है, बढ़ता है ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान मिलता है। अत्यधिक सूचना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार होता है। तो देखने में ये तीनों अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन से मिलते जुलते आंसर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सही आंसर बैठेगा वो होगा उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। हो सकता है कई लोग इसका आंसर जो है अत्यधिक सूचना लगा रहे हों, लेकिन बोला गया टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट होता है मतलब आपको नॉलेज मिलती है। नॉलेज, सूचना को ही आप नॉलेज का नाम नहीं दे सकते, है ना, इसलिए ये कट जाएगा हमारा। वर्धित ज्ञान, इसका हो सकता है आप लोग वर्धित ज्ञान भी कह रहे हैं, लेकिन जो DSSB बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया था वो उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार है। और अगर बेसिकली इसका और डिटेल में वाक्यांश का मायने समझें तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान का है वो बहुत तेज़ी से आपका विस्तार होता जा रहा है, वृद्धि होती चली जा रही है। और टेक्नोलॉजी से इंटरनेट पे आप देख रहे हैं रोज़ नए नए लाखों करोड़ों आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, ज्ञान का कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ हर रोज़ कंटेंट की वृद्धि होती ही चली जा रही है। आज के ज़माने में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं जो उच्च गति से वृद्धि होना एवं विस्तार, इसके एक मायने के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लैटिन भाषा में से कौन सा शब्द या समतुल्य है किसके? शिक्षा के। क्या वो एडिशियर है, एजुकेयर है, एजुकेशन है, एजुकेटम है? तो हम सभी जानते हैं जो एजुकेशन शब्द है वो इनमें से किससे लिया गया है। इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी डिस्कस भी किया था, और जब आपकी कॉन्सेप्ट को हम बता रहे थे, एक्सप्लेन क्वेश्चन को कर रहे थे, तो इस बारे में हमने कई बार ही जिक्र किया है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है। तो जो एजुकेशन शब्द है वो कहीं ना कहीं आपके एजुकेटम शब्द से बना है। और अगर पूछा जाए एजुकेटम शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है एजुकेशन या शिक्षा के लैटिन भाषा में एक ही शब्द के मायने नहीं है, इसमें कई अलग अलग शब्द लिए गए हैं। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें एजुकेटम की, तो एजुकेटम जो शब्द है उसके मायने एक हिसाब से अगर देखा जाए वो थे शिक्षण एवं प्रशिक्षण, कि शिक्षण और प्रशिक्षण को एजुकेटम कहा जाता था और इसी के नाम पे आपका शिक्षा या एजुकेशन वर्ड निकल के आया। लेकिन आगे चल के देखा जाता है कि एक आपके मनोवैज्ञानिक हुए, आप कह सकते हैं एक समाजशास्त्री हुए क्राफ्ट करके, तो उन्होंने 1984 में एक डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन में उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि जो आपका एजुकेशन वर्ड है वो एक नहीं अलग अलग लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो उन्होंने अपने एंड पर दो शब्दों के बारे में बताया। सबसे पहला शब्द था जो एजुकेशन के लिए माना गया वो एडुकेयर था, ये वाला एडुकेयर, और दूसरा जो उनके द्वारा दिया गया एडुसियर था। ठीक है, अब एडुकेयर, अगर इस वर्ड की माने की बात करें तो इस वर्ड का क्या माने उनके क्राफ्ट के द्वारा 1984 में दिया गया वो है ढालना, प्रशिक्षित करना या ढालना। इस वर्ड का मायने ये है। अगर बात करें एजुसियर की, जो आपको यहाँ दिख रहा है, हो सकता है स्क्रीन पे चीज़ें ज़्यादा बताने से आपको वैसी लग रही है, लेकिन समझने की बात है। लेकिन जो दूसरा शब्द एडुसियर दिया गया उसका उन्होंने मायने जो बताया वो है नेतृत्व करना। तो इस हिसाब से आपको एक ही शब्द की एजुकेशन के कई अलग अलग लैटिन शब्द देखने को मिल गए। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें ADHD, इस पर आपके शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था। तो ADHD का मैं चाहूँगा कि आप खुद आंसर दें, ये आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करिए, जिससे आपकी नॉलेज रिवाइज होती है। अगला क्वेश्चन है कि रूबी को शिक्षण
कहीं ना कहीं शिक्षण इम्पेयरमेंट है, श्रवण इम्पेयरमेंट है, उसके विद्यालय के सभी छात्रों में ऐसी ही कठिनाई और दिव्यांगता देखी जाती है, आप इस तरह के स्कूल को क्या नाम देंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता जुलता इसी टाइप का क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 के पेपर में भी देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल दिया। उसमें 2 बच्चे थे, एक दिव्यांग था, एक साधारण बच्चा था, तो उसके विद्यालय का नाम पूछा था। इसमें बोला गया जो रूबी है वो श्रवण इम्पेयरमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्ची है, और जो उसके विद्यालय में बच्चे हैं वो सभी उसी की तरह हैं। तो आप इस प्रकार के स्कूल को क्या नाम देंगे? तो अगर एक ही विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक समान कहीं ना कहीं दिव्यांगता को रखते हैं तो उन्हें विशेष स्कूल के नाम से जानते हैं। समावेशी हमारा तब होता है जब एक सामान्य बच्चा होता है, मतलब उस विद्यालय में आपके सामान्य बच्चे भी होते हैं और कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लैंगिक विविधता का क्या अर्थ है। मतलब आपको बताना है जेंडर डाइवर्सिटी का क्या आप मतलब समझते हैं। क्या वो पुरुष और महिलाओं का साम्य अनुपात है, रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात है, जनसंख्या का साम्य अनुपात है, या शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का साम्य अनुपात है? बात करें अगर आपकी जेंडर डाइवर्सिटी या लैंगिक विविधता की, तो देखो केवल और केवल शिक्षित महिला और पुरुष का सामान्य अनुपात ही जेंडर डाइवर्सिटी नहीं कहलाता, इस बात से ये कट जाएगा। जनसंख्या का आई तो जनसंख्या में आपके बच्चे भी आ जाते हैं, उस हिसाब से आपको देखना होगा कि ये जनसंख्या टोटल रूप पे आप क्या नहीं कह सकते। जनसंख्या साम्य अनुपात के लिए हम जेंडर डाइवर्सिटी का यूज़ करते हैं। अगर बात करें रोजगार के लिए तो केवल और केवल रोजगार में ही जेंडर डाइवर्सिटी यूज़ नहीं होती, लेकिन साम्य रूप से अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन में जो महिलाओं और पुरुष का जो साम्य अनुपात होगा उसी को ही हम कहते हैं वो जेंडर डाइवर्सिटी को क्या करता है, शो करता है। अब आपको पढ़ना ये है कि जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ लिया, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में आपको पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि बच्चा कब जेंडर आइडेंटिटी को अपना लेता है, कब समझने लगता है कि वो लड़का है या लड़की है, लड़का है तो किस तरीके की उसे आगे रोल करना है और लड़की है तो किस तरीके के आगे रोल को निभाना है। ये चीज़ें बच्चे में किस उम्र में आ जाती हैं, इन चीज़ों को आई होप कि आप पढ़ेंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दी, गाइडेंस दे दिया। अगला है आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। आपको ये बताना है आईईपी से आप क्या समझते हैं, इसका पूर्ण रूप के तौर पे आप क्या देखते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है या इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन प्लान है, इंडियन एजुकेशन प्लान है, इंडिविजुअलाइज्ड इंगेज प्लान है। तो अगर आईईपी की बात करें, सबसे पहले अगर इसके विस्तार में चलें तो कहीं ना कहीं ये योजना लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये योजना जो आईईपी है, अभी मैं इसका आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगा, ये लिखित शिक्षा योजना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आईईपी है वो आपकी लिखित शिक्षा योजना है। बच्चे के बुनियादी कौशल को बेहतर बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, मतलब व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आईईपी किस तरीके की योजना है, हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए, तो ये लिखित कहीं ना कहीं शिक्षा योजना है जो बच्चे में कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों को, जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उसके, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस शिक्षा योजना को लाया गया था, ताकि बच्चे में जो शैक्षणिक लक्ष्य हैं उसके बच्चे के, उनको बेहतर किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य डैश के अधीन एक तत्व है। मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है वो किसके अंतर्गत आता है, शैक्षिक दर्शन शास्त्र के, समाजशास्त्र के, शब्दावली या मनोविज्ञान के। तो बात करें शिक्षा का उद्देश्य तो किसके अंतर्गत आता है, तो आप सभी ये डॉट अपने दिमाग में मान के चलिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी अगर जननी की बात करें, उसकी उत्पत्ति की बात करें, तो दर्शन शास्त्र से ही सारे विषयों की उत्पत्ति हुई है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो भी किसके अधीन आएगा, वो शैक्षिक दर्शन शास्त्र के अधीन आएगा। उसी से बात की आपका मनोविज्ञान निकला है, समाजशास्त्र भी कहीं ना कहीं एक शाखा के तौर पर हम देखते हैं जो कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षण दृष्टिकोण है, इसका उपयोग शैक्षिक दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा होना किस होने पर किया जाता है। अगर बात करें मस्तिष्क मानचित्र की, तो आपने माइंड मैपिंग का नाम जरूर ही सुना होगा। अगर सुना है, हो सकता है इस तकनीक का आपने यूज़ भी किया होगा, इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। अब माइंड मैपिंग क्या होता है, ये आपको समझना है कि माइंड मैपिंग आखिर होता क्या है। नॉर्मली सपोज करिए आपको एक उलझन है, आपके सामने एक समस्या है, तो इस तरीके से उस समस्या को बीचों बीच लिख लेते हैं और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ लिंक करती हैं उनको आपस में इस तरीके से पेड़ की शाखाओं के तौर पर लिखते हैं और आगे फिर उनको आगे कहीं और किसी और से जोड़ते चले जाते हैं। तो इस तकनीक को बोलते हैं माइंड मैपिंग तकनीक। ये किससे जुड़ी है, क्या उपयोगितावाद से जुड़ी है, अनुभववाद से जुड़ी है, समाजवाद से जुड़ी है? नहीं, इन तीनों से न जोड़कर ये चीज़ आपकी तर्कवाद या इसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं या विवेकवाद से कहते हैं, इससे जुड़ी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पठन के साथ विशेष शैक्षिक जरूरतों को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल घुमा दिया, आंसर जो है वो सारे आपने पढ़े रखे हैं, लेकिन आपको हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के लग ही नहीं रहा होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है।
पठन के साथ जो विशेष शैक्षिक ज़रूरतें हैं उनको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्या वो डिस्प्रैक्सिया है, क्या वो डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है या डिसलेक्सिया है। तो जो पठन के साथ संबंधित होगा, ना तो आपकी प्रैक्सिया पठन के साथ संबंधित है, ना ही ग्राफिया पठन के साथ है, ना ही डिसकैल्कुलिया पठन के साथ है, जिसके अंतर्गत आएगा वो डिसलेक्सिया आएगा। जरा बाकी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपने जो डिस्प्रैक्सिया वर्ड है इसको हम DCD के नाम से भी जानते हैं। अब DCD क्या होता है, तो DCD को समझने के पहले ये जान लेते हैं, ये जो सारी हैं वो SLD के अंतर्गत आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। अब डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो DCD कहते हैं, जिसका मतलब है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन और डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं आपके बच्चे में कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है, जिसको हम नाम देते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिसग्राफिया को हम सभी जानते हैं, ग्राफ वर्ड आपने लिखित से संबंधित है, तो ये लिखने से संबंधित कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर है। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को मैथ में दिक्कत आती है, मैथ से संबंधित डिसऑर्डर है। और डिसलेक्सिया में कहीं ना कहीं पठन से संबंधित, और ये लेखन भी कह सकते हैं, जैसे डी लिखा है तो बच्चा इसे बी समझता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट भी बनता है, तो आपको इससे याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अपराध का क्या मतलब है। तो ये बताना है कि किशोर अपराध आप क्या समझते हैं। क्या युवा बच्चों को शिक्षित करना किशोर अपराध है? नहीं, तो शिक्षित करना अपराध के अंतर्गत नहीं आता। प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा जो आदतन अपराधीकृत किए जाते हैं, क्या वो किशोर अपराध है? तो प्रौढ़ व्यक्ति कर रहे हैं तो किशोरों में नहीं आएंगे, इसलिए ये कट जाएगा। युवा बच्चों द्वारा आदतन जो अपराधीकृत किए जाते हैं वो हो सकता है। और आखिरी जो है प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करना, तो ये आपका नहीं होगा। जो मेन आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, क्योंकि युवा बच्चे जो आदतन जो अपराधीकृत करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं किशोर अपराध किसी बच्चे ने किया है। किशोर की बात हो रही है इसलिए यहाँ युवा वर्ड रखा गया है, प्रौढ़ यहाँ शामिल नहीं होगा। अगला बताइए, NIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो हम सभी ने NIOS पढ़ा है, और जो नॉर्मली DTET+B का एग्जाम बन के आता है वो NIOS बुक्स से बन के आता है। आपकी NIOS की DLED की जो बुक्स हैं उनसे बन के आते हैं क्वेश्चन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उनको, 10 किताबें, पढ़ना हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, बट वहीं से आपके क्वेश्चन सारे पुटअप किए जाते हैं। बात करते हैं NIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पे है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को बहुत अधिक बच्चों तक फैलाव या सार्वभौमिकरण के लिए यूज़ की जाती है, और ये उसमें उपयोगी साबित होती है। तो इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, O फॉर ओपन और S फॉर स्कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, ओपन स्कूलिंग NIOS का पूर्ण रूप है। अब जरा NIOS की थोड़ी सी बारे में अगर जिक्र करें तो इसकी स्थापना कहीं ना कहीं आपकी 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। और इसकी स्थापना में जिसका योगदान था वो NPE आपकी 1986 थी। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो अभी मैंने बताया जो NIOS का मुख्य योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था, ठीक है। कहीं ना कहीं शिक्षा को समाज के बहुत अधिक दायरे तक फैलाना था, समाज के विकास में एक सीखने अधिगम की प्रक्रिया को बहुत उन्नत करना इसका मेन उद्देश्य में आप कह सकते हैं, इनके मुख्य उद्देश्य में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ एक बात और बता दूं, यहाँ जैसे NIOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, हो सकता है अगले किसी एग्जाम में आपको IGNOU का फुल फॉर्म पूछा जा सके, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। IGNOU का फुल फॉर्म हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि जिन बच्चों को ना पता हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको पता कर लें। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में आप शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कर सकते हैं? छात्रों के लिए दिशा निर्देश के रूप में, टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों मूल्यों के सेट के रूप में, शिक्षा का अत्यधिक लक्ष्य के रूप में, शिक्षा के सामान्य विचार के रूप में। तो बात करें शैक्षिक दर्शन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, छात्रों के दिशा निर्देश के रूप में नहीं। केवल दर्शन आपका दिशा निर्देश का काम नहीं करता है। क्या अत्यधिक लक्ष्य, बहुत सारे लक्ष्य बना दिए हैं बच्चों के लिए, उसके लिए नहीं। सामान्य विचार के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तार्किक क्षमताएं और कहीं ना कहीं मूल्य भी शामिल होते हैं। तो मेनली जो शैक्षिक दर्शन है वो टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों एवं मूल्यों का एक सेट होता है। इसमें बच्चा कई अलग अलग चीज़ें और साथ ही समाज में रहने के गुण, अपने अंदर मूल्यों का विकास करना, जिससे कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का विकास जिसमें शामिल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NPE 1986 का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। आपको ये बताना है NPE 1986 का क्या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य था। इन चारों में से सार्वभौमिकरण शिक्षा का करना, प्रतिधारण, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो अगर बात करें NPE 1986 की, तो ये किसके बाद आई थी? ये आपकी 1968 के बाद आई थी, और इसके बाद आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बाद आपका पहला NCF लाया गया था 1975 में, ठीक है, वो कि NCERT के द्वारा लाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इतनी फैक्चुअल नॉलेज मैंने आपको दे दी। उसका जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य वो था
भौमिकीकरण किसका, शिक्षा का, एवं नामांकन को सुधारना। ये इसका मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या वो लोकोमोटर अक्षमता डिसऑर्डर होगा, मानसिक अक्षमता होगा, अधिगम अक्षमता होगा, या चलने की अक्षमता होगा? तो इसमें देखो मेनली ये बात है, चलने और बात दोनों लिया गया है, इसमें केवल चलना आप नहीं ले सकते, ठीक है। अधिगम नहीं होगा क्योंकि वो चलना और बात में इसमें कोई नई चीज़ सीख नहीं रहा। मानसिक में केवल आपका कहीं ना कहीं चिंतन बात करना आ सकता था, लेकिन चलना शामिल नहीं है, तो इसका होगा लोकोमोटर अक्षमता, जिसे हम गत्यात्मक अक्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं अधिगम अक्षमता में आपने अभी पढ़ा ही है, जिन्हें हम SLD या LD के नाम से जानते हैं। इसमें आपका ADHD हो गया, साथ ही साथ आपका ऑटिज्म हो गया, इसके बाद आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीज़ें आपकी जिसमें आएंगी वो अधिगम अक्षमता है, ठीक है। मानसिक कहीं ना कहीं मंदता आएगी, वो आपकी मानसिक अक्षमता होगी, और जो चलने और बात करने की जैसी अक्षमता या असमर्थता है वो आपकी लोकोमोटर अक्षमता में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य स्कूल से जुड़ना, विभिन्न देशों के छात्रों से जुड़ना एवं तकनीक के प्रभाव से चीज़ों को साझा करना, इसे क्या कहा जाएगा? क्या वो वैश्वीकरण है, राष्ट्रीयकरण है, दूरस्थ शिक्षा है, अनुसंधान है? तो इसमें हो क्या रहा है कि एक स्कूल के बच्चे अन्य स्कूल के बच्चों से जुड़ रहे हैं, एक देश के बच्चे अन्य देशों के बच्चों से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक तो बात हम समझ सकते थे कि तब भी ये वैश्वीकरण में न रखकर हम इसे राष्ट्रीयकरण में रखते, लेकिन जब एक देश दूसरे देश के छात्रों को आपस में मिला रहा है तो उसे हम जिसके अंतर्गत रखेंगे वो आपका वैश्वीकरण है। दूरस्थ शिक्षा में आप घर बैठे शिक्षा का ज्ञान ले सकते हैं, इसे कहीं ना कहीं आप औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं कहेंगे जो हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, पत्राचार के माध्यम से सीखना शिक्षा की कौन सी विधि है? देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि पत्राचार से जो सीखना है वो आप किसके अंतर्गत रखेंगे, अनौपचारिक के अंतर्गत, आजीवन के अंतर्गत, गैर औपचारिक के अंतर्गत या औपचारिक के अंतर्गत? इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सेट नंबर 1 में भी आया था, ये क्वेश्चन रिपीट है आपका। या उसे किस शिक्षा के नाम से जानेंगे? क्या आप अनौपचारिक कहेंगे? अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल कहते हैं आप, इस बात को आपको समझना होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और आजीवन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, गैर औपचारिक को नॉन फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं। तो जिस शिक्षा के अंतर्गत हम इसे रखेंगे पत्राचार को, वो आपकी नॉन फॉर्मल आएगी, ठीक है। औपचारिक में मेनली एकेडमिक जो हम लेते हैं एक नियम कानून के तहत, मतलब एक विधिवत ढांचा होता है जिस शिक्षा का, उसे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसके उलट जो कि विद्यालय जीवन से बाहर शिक्षा होती है वो नॉन फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल में हम दूरस्थ शिक्षा को रख सकते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर एक व्यवस्था नहीं है, बट ले हम कहीं ना कहीं विद्यालय के माध्यम से ही रहे हैं शिक्षा को, लेकिन उस नियम कानून में रहकर हम, उस ढांचे के अंदर रहकर हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं। और आजीवन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आप आई होप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बच्चों को डैश का उचित अवसर प्रदान करती है, खेलने का, आनंद लेने का, कार्य करने का या सीखने का? तो हम सभी जानते हैं कोई भी शिक्षा हो बच्चे के अंदर किस प्रकार के अवसर प्रदान करती है, वो है सीखने का। और समावेशी की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो बिल्कुल आपका जो आंसर सी है वो बिल्कुल आंसर जो डी है आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही बैठेगा, जो सीखने का उचित अवसर प्रदान करती है। बच्चे के शारीरिक कल्याण की गारंटी का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। इस बात को जो आपको दिख रहा है कि बच्चे के शारीरिक कल्याण की गारंटी, इसके माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें बोला गया भावनात्मक सुरक्षा, तो इसमें टोटली पूछा ही आपसे शारीरिक कल्याण के बारे में गया है, तो भावनात्मक जैसी चीज़ों को आप आंसर नहीं लगाएंगे, ठीक है। परस्पर संवाद एवं प्रेषण एवं खेलना, खेलना तो शारीरिक में आ सकता है, लेकिन परस्पर जो संवाद या प्रेषण है वो आपका शारीरिक कल्याण में नहीं आएगा। समुदाय के अंदर, स्कूल में, स्वास्थ्य क्लिनिक्स में बातचीत, यहाँ भी बातचीत है, तो ये भी आपका शारीरिक कल्याण में नहीं आएगा। जो आपका आएगा उसमें क्या है, बच्चे को सुरक्षित रखना, ठीक, आश्रय और कपड़े प्रदान करना और बीमारियों से देखभाल करना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, शारीरिक कल्याण के अंतर्गत आएंगी। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के स्कूल में सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? तो कुछ इसमें आप पॉइंट देखिएगा जो हमें कहीं ना कहीं आंसर तक ले जाते हैं, वो है प्राथमिक स्तर में पूछा गया है और स्कूल में सामाजिकरण की बात करी गई है। क्या बच्चे ऐसे कौशलों को सीखते हैं जो भविष्य में सह पाठचर्या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में उनकी मदद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर में आप भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप भविष्य में कहीं ना कहीं उन कौशलों की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर में मदद करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा में हम इतने एडवांस कौशल बच्चों को नहीं सिखाते हैं, उन्हें बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके तौर पे जागरूक नागरिक बनाते हैं। सख्त नियम नहीं है सीखने का, और शिक्षा खेल के माध्यम से सीखी जा सकती है। ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे और भी ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षा बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सिखाती है। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर इसलिए बनेगा
क्योंकि सख्त नियम नहीं है और खेल के माध्यम से सीखी जा सकती हैं। जो खेल के माध्यम से चीज़ें सीख रहे हैं उनमें उनकी अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति मिलना जुलना शामिल हो सकता है। इसलिए जो ब्रॉड हमारा आंसर बनेगा, एक कह सकते हैं उसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन समाज आएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। बात करें धार्मिक मूल्यों पर व्याख्यान करना, तो केवल एक किसी पर्टिकुलर एक धर्म को आप एडवांस रूप से या आगे करके नहीं बच्चों को सिखाएंगे सामाजिकरण के तौर पे। उसी सभी धर्मों का आदर करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समस्त शिक्षण सहयोगी समूह में होना चाहिए। आपको ये बताना है समस्त शिक्षण सहयोगी समूह में क्या होना चाहिए, इसकी बगाल निम्न में से किस विचारधारा द्वारा की गई है। कौन सी ऐसी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आपको सहयोगी समूह शिक्षण के बारे में बताती है कि कहीं ना कहीं जो आप शिक्षण करते हैं वो आप ग्रुप में करें। इस तरीके की भावनाओं को उन्नत कर दिया। क्या वो व्यक्तिकरण है, इंडिविजुअलाइजेशन है? तो ऐसा नहीं है। समाज विरोधी है? ये भी नहीं है। मूलभूत है? ऐसा भी नहीं है। ये सामाजिकरण के अंतर्गत आएगी, है ना। आई होप इसका आंसर आपको भी समझ में आ गया होगा क्यों इसके अंदर सामाजिकरण आएगा। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको हमने अच्छे से एनालाइज करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और बेहतर हुए होंगे पहले से, और कुछ आपको कॉन्सेप्ट की समझ बेहतर बनी होगी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हमें ये पता लगे कि हमें आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है या किस तरीके से चीज़ों को बताना है। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।